बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम निबंध के तत्व और उसकी शैलियाँ, निबंध की जो शैली होती है उसका अध्ययन करेंगे। निबंध का यह जो अध्याय है, निबंध के तत्व और शैली, इकाई 4 के अंतर्गत आता है आपके। और इकाई 4 में जो आलोचना और निबंध का संपूर्ण विवेचन है, उसमें निबंध की तात्विक समीक्षा है, जिसमें निबंध के तत्व, उसके विकास, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी निबंध की विकास यात्रा से संबंधित उसके कई अध्याय व्याख्यानमाला के अंतर्गत मैंने आयोजित कर दिए हैं, जिसका आप अध्ययन करें, सुने और नोट्स भी बनाएं। आज हम निबंध के तत्व और उसकी शैली पर चर्चा करेंगे। निबंध का प्रयोग सामान्यतः मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि यह अंग्रेजी के ऐसे के लिए कि पर्याय के रूप में होता रहा है, किंतु इसके स्वरूप को हृदयंगम करने के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार निबंध के उत्पत्ति पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। बंध धातु में नी उपसर्ग के प्रयोग से निबंध शब्द की रचना हुई थी। नी का प्रयोग संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व विशेषता के लिए प्रयोग में किया जाता है और बंध का आधार बांधना, व्यवस्था या किसी चीज़ का सामंजस्य होता है। अतः निबंध शब्द का अर्थ यदि हम देखें तो वह होता है कि विशेष रूप से किसी भी चीज़ को बांधना अथवा उसका सामंजस्यपूर्ण उसके व्यवस्था करना, उसका समाधान, उसका सामंजस्य स्थापित करना। यह शब्द जो है, यह शब्द, इस शब्द में यदि हम साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो महाकाव्य आदि के लिए भी प्रारंभ में निबंध का ही प्रयोग होता था। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाषा निबंधमती मंजुल मातनोती कहकर रामचरितमानस को भी उन्होंने निबंधन की ओर ही उसका संकेत किया था। हिंदी के प्रारंभिक साहित्य में देखें तो गद्य का रूप जो प्राय है वह हमें नहीं मिलता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही गद्य का रूप स्थिर होने लगा और हिंदी निबंध के स्वरूप निर्धारण और विकास का इतिहास भी यहीं से प्रारंभ होता है। ऐसे का संबंध लैटिन के एग्जिजियर शब्द से है और जिसका अर्थ होता है निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना। फलतः ऐसे में विषय निरूपण का यदि हम देखें तो स्वाभाविक जो फल है वह निबंधकार की दृष्टि सुसंबद्ध और व्यवस्थित शैली पर केंद्रित ही रही है। यदि हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो साधारणतः किसी भी साहित्य विधा की जो परिभाषा है उसको स्थिर करना काफ़ी कठिन भी होता है। निबंध के संदर्भ में श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, इन सब ने अपनी अलग अलग उसकी व्याख्या की है और पूर्व में उसका विवेचन भी आपको करवा चुका हूँ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि श्याम सुंदर दास ने निबंध के लिए यह कहा है कि निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के संदर्भ में कहा कि निबंध निर्बंध इसलिए है कि उसमें किसी दार्शनिक विषय का तात्विक, व्यवस्थित और गंभीर विश्लेषण अपेक्षित होता है। वह निबंध इसलिए है कि उसमें एक प्रकार की एक सूत्रता विद्यमान रहती है और यह एक सूत्रता विचार, दृष्टिकोण, भावना और कल्पना में किसी में भी संबद्ध हो सकता है। इस एक सूत्रता का वर्तमान होना नितांत आवश्यक है। तो गुलाब राय ने कहा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। इन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इन प्रमुख आलोचकों और निबंधकारों की परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि निबंध एक संक्षिप्त गद्य रचना होती है जिसमें किसी विशिष्ट अनुभूति और विचारधारा का सम्यक रीति से प्रतिपादन किया जाता है। अब सामान्यतः हम निबंध को एक सरल भाषा में कहें तो निबंध वह कलात्मक गद्य कृति है जिसमें समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य आदि से संबद्ध समस्या विशेष को व्यक्तिगत आधार पर प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रकार जो अपने संक्षिप्त आकार में स्वतः ही संपूर्ण होती है। और निबंध का अध्ययन भी इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसमें मौलिक विचार सामग्री मिलती है और उसकी जो अभिव्यंजना शैली होती है उसमें लालित्य होता है। तो निबंध इस पूरे विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में जो निबंध साहित्य है वह निश्चित रूप से उसमें व्यक्तित्व की गहरी छाप देखने को मिलती है प्राय सभी निबंधकारों में। इसी कारण से साहित्य रचना के लिए गद्य और पद्य दो शैलियाँ ही प्रचलित रही है। सामान्यतः हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं और निबंध को गद्य की एक विशेष विधा माना जाता है।
इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि निबंध रचना जब आरंभ हुई थी तो उसे एक हल्की रचना माना जाता था। ऐसा भी कहा जाता था कि जिस पाठक में कोई विशेष बुद्धि नहीं है और जिस लेखक में कोई विशेष ज्ञान नहीं है वह निबंध रचना करता है। लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस धारणा को पूरी तरह खंडित करके निबंध प्रौढ़ और गंभीर परिष्कृत और प्रांजल निबंध लिख करके उन्होंने निबंध रचना को एक गंभीरता से युक्त कर दिया। अब यदि हम निबंध के तत्व को देखें तो हिंदी के आलोचक कहानी, नाटक और उपन्यास के तत्वों के विषय में तो प्राय एक मत है। यानी हम उपन्यास और कहानी के तत्वों को देखें, नाटक के तत्वों को देखें तो प्राय सभी हमें एक समान तत्व देखने को मिलते हैं, जिसमें कथा, वस्तु, चरित्र, भाषा, उद्देश्य, भाषा, संवाद, देश काल, वातावरण, कहानी और उपन्यास के ये तत्व सामान्यतः निश्चित रूप से निर्धारित है। किंतु निबंध में यदि हम देखें तो तत्वों पर गौर करें तो निबंध में यह कहानी और उपन्यास से बिल्कुल हटकर है। निबंध में विषय वस्तु की से लेकर के उसके जो अन्य तत्व होते हैं उस पर हम संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे। यही भूमिका के पश्चात हमारा प्रमुख विषय है। निबंध में सबसे पहला होता है प्रतिपाद, उसका विषय। निबंध में विषय वस्तु की सफल उद्घाटन के लिए यह आवश्यक होता है कि उसका विषय के जो विकास है वह 3 भागों में विभक्त हो। एक तो प्रारंभ, एक निर्वाह और एक अंत। निबंध के आरंभिक अनुच्छेद विषय के अनुरूप हो, गंभीरता हो अथवा लालित्य से प्रेरित हो या उससे अनुप्राणित हो। और निर्वाह के अंतर्गत मुख्य जो विषय या आधिकारिक जो तथ्य है उसका स्पष्ट निरूपण होना चाहिए और प्रासंगिक विषयों को मुख्य विषय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब दूसरा तत्व देखें तो वह है उसकी एकान्विति में। निबंध में विषय विशेष की प्रमुखता के अतिरिक्त कतिपय विषयों का प्रसंग प्रेरित चित्रण भी रहता है, किंतु निबंधकार का यह धर्म होना चाहिए कि वह अंग को अंगी न बनने दे, अन्यथा रचना में एक सूत्रता में विशृंखलता आ जाएगी। यानी यदि निबंध को एक सूत्र में बांधे रखना है तो जिस विषय विशेष पर निबंध है उसके अलावा जो अन्य प्रसंग है उसके चित्रण में निबंधकार को सावधानी बरतनी चाहिए। निबंध के तीसरे तत्व में देखें तो वह आत्म तत्व का निर्वाह। कोई भी निबंधकार जब निबंध लिखता है तो उसके व्यक्तित्व की गहरी छाप उस निबंध में देखने को मिलनी चाहिए। हम प्राय देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद जी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नागेंद्र जी, इनके किसी के भी निबंध को हम पढ़ते हैं तो उसमें आत्मीयता का जो समावेश है वह हमें कूट कूट कर देखने बराबर मिलता है। विषय प्रतिपादन की गंभीरता से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह निबंध किस लेखक का है। उसमें लेखक की जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है, व्यक्तिगत उसका जो दृष्टिकोण है, उसका उचित प्रतिनिधित्व होना नितांत जरूरी है। इसलिए निबंध में आत्मीयता का जो समारोह है वह निबंध का एक मूल तत्व में माना जाता है। अब हम देखें तो वह अंतिम तत्व देखें तो वह उसकी कलात्मकता में। कविता की भांति गद्य में भी कलात्मकता का होना बहुत जरूरी होता है। कोई यह कहता है कि कलात्मकता केवल कविता में है, नहीं, यह गद्य में भी है और निबंध में विशेष रूप से होनी चाहिए। भाषा के प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली में हम देखें तो निबंध में इतना धारा प्रवाह ढंग से भाषा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि उसके अंतर्गत शब्द समृद्धि, शब्द चयन का व्यापक आधार ग्रहण करते हुए वह निबंधकार निबंध को कलात्मकता से युक्त करता है। यदि ऐसा नहीं करता है तो निबंध शुष्क, नीरस हो जाएगा और पाठक उसको पूरा पढ़ भी नहीं पाता है और बीच में ही अधूरा छोड़ देता है। अब हम निबंध की शैली को देखें तो ये तो निबंध के तत्व हैं जिसमें एक निबंधकार को ध्यान रखना चाहिए। अब निबंध की शैली जो होती है उसके अंतर्गत सामान्यतः जिन शैलियों का निबंधकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम व्यास शैली का प्रयोग आता है। शैलीगत विविधता के लिए एक निबंधकार को पर्याप्त अवकाश मिलता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपनी एक निबंधकार जो होता है उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी शैली को स्वाभाविक और सरस बनाने के लिए निबंध में हमेशा सचेष्ट रहे, जागरूक रहे। अब हम निबंध की शैलियों में सर्वप्रथम व्यास शैली की चर्चा करें। किसी भी विषय वस्तु को
सरल और विस्तार पूर्वक उसको प्रदान करना, यानी कोई भी जैसे विषय है उसको विस्तार पूर्वक गति प्रदान करना निबंधकार का एक प्रमुख धर्म होना चाहिए। वर्णन और विवरण की प्रवृत्ति रखने वाले जो निबंध हैं उसमें तो निबंधकार को व्यास शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम दूसरी जो चर्चा करते हैं वो है समास शैली। समास नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी चीज को आपस में जोड़ कर रख देना, यानी निबंध में क्या होता है कि जो भी तथ्य निबंधकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसमें वह सांकेतिक सूत्रबद्ध इन तरीकों से चलता है। तो इस शैली में रचित निबंधों में विषय का जो संक्षिप्त और सूत्रबद्ध कथन जो होता है उस पर निबंधकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा को अधिक से अधिक अर्थवाही बनाने के प्रयत्न में लेखक न केवल उसे समास बहुल बनाता है अपितु संधि उपसर्ग प्रत्यय इन सब का भी उसको सहारा लेना चाहिए निबंधकार को, क्योंकि इन्हीं का सहारा लेकर के वह वाक्य का संकुचन कर सकता है। देखिए, व्यास शैली में निबंधकार को विषय के किसी भी वर्णन प्रधान या विवरण प्रधान निबंध को जब लिखता है तो उसमें उसको व्यास शैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें विस्तार प्रदान करना होता है। और अन्य जो निबंध होते हैं जैसे मान लीजिए कि व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, सैद्धांतिक निबंध, तो इसमें निबंधकार को समास शैली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें सूत्रबद्ध शैली को अपनाते हुए वह वाक्य को संकोचन करता है। अब हम चौथा शैली का जो चौथा तत्व है वह है उसकी विक्षेप शैली में। विक्षेप शैली सामान्यतः वर्णन, विवरण, सैद्धांतिक और व्याख्यात्मक इसमें काम नहीं आती है। यह विक्षेप शैली सामान्यतः भावात्मक निबंधों में ही काम आती है। हम जब जैनेन्द्र के, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर के निबंध पढ़ते हैं तो उसमें हम इस विक्षेप शैली का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने भावात्मक निबंध लिखे हैं और उस निबंधों के अंतर्गत उन्होंने भाषा के बंध और छिन्न भिन्न हो जाने का खतरा भी रहता है, तो उस चीज़ की वो चिंता नहीं करते हैं। इस शैली का प्रयोग क्योंकि भावात्मक निबंध में ही किया जाता है और भावावेग के फलस्वरूप भाषा यदि थोड़ी बहुत उसमें वाक्य विन्यास का ध्यान नहीं रखा जाता है तो भी निबंधकार के लिए यह चीज़ महत्व नहीं रखती है। और अंतिम हम शैली में कह सकते हैं वह है धारा शैली। धारा से तात्पर्य होता है एक प्रवाहपूर्ण शैली, एक धारा लगातार जिसमें पाठक पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो, जिसमें एक तन्मयता हो, जिसमें एक लालित्य हो, तारतम्यता हो, उसको हम धारा शैली कह सकते हैं। और इस शैली के माध्यम से निबंधकार अपने निबंध में पाठक को तन्मय होकर आगे बढ़ने के लिए विवश कर देता है। और यह शैली चाहे किसी भी प्रकार का निबंध हो, चाहे वह वर्णनात्मक हो, विवरण हो, व्याख्यात्मक हो, सैद्धांतिक हो या शास्त्रीय हो या कोई भी अन्य जो निबंध का भेद है, उसके अंतर्गत इस शैली का तो प्रयोग लगभग सभी निबंधकारों को करना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय का आप जब निबंधकार के द्वारा जब निरूपण किया जाता है तो यह शैली एक विशेष रूप से अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि सरस प्रवाहमयी अभिव्यंजना के माध्यम से ही एक निबंधकार पाठक को अपने निबंध के माध्यम से जोड़कर रख सकता है। अतः आज के इस अध्याय में मैंने निबंध का एक जो सामान्य परिचय देकर के निबंध के जो तत्व होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं उस पर चर्चा की, और निबंध लिखते वक्त निबंधकार के द्वारा किन किन शैलियों का प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित आपको अध्ययन करवाया गया है। आप इस पूरे व्याख्यान को अच्छी तरह सुन करके उसको अपने नोट्स के रूप में उसको उतारें, सभी बिंदुओं को एक एक करके उतारें, ताकि जब कभी आप कक्षा में उपस्थित हो तो मैं आपसे इस संबंध में किसी भी प्रकार से अपनी प्रश्न पूछ करके आपके मन की शंकाओं को भी दूर कर सकूं।